नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें लगता तो है कि हमेशा से फिक्स्ड थी, पर असल में बिल्कुल नहीं। भारत का नक्शा। अगर इस नक्शे को ध्यान से देखा जाए तो ये किसी जीवित प्राणी की तरह है जो वक्त और जरूरत के हिसाब से लगातार अपना आकार बदलता ही रहता है। तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। एक आज़ाद देश का आंतरिक नक्शा आखिर बार बार क्यों बदलता रहता है? 1947 से लेकर आज तक हमारा पॉलिटिकल मैप कभी स्टैटिक यानी स्थिर रहा ही नहीं। ऐसा क्यों है कि आज भी नए राज्यों की मांग लगातार उठती रहती है? असल में भारत का नक्शा सिर्फ कागज पर खींची गई लकीरें नहीं है। ये यहाँ के लोगों की भाषा, संस्कृति और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स का एक जीता जागता प्रतीक है। ओके, तो चलिए सीधे डाइव इन करते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन प्रमुख विषयों को कवर करेंगे। इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, बॉर्डर्स रीड्रॉ करने की शक्ति, लिंग्विस्टिक स्टेट्स की पहेली, 1956 का रीऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न मैप का इवोल्यूशन और आखिर में हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स के नियम। पहला हिस्सा है इंडिया, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। नक्शे के इस बदलाव को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले देश की रूल बुक यानी अपने संविधान को देखना होगा। संविधान का आर्टिकल 1 बहुत ही रोचक है। ये कहता है इंडिया, दैट इज भारत, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देश के नाम को लेकर आम सहमति नहीं थी, इसीलिए दोनों नाम अपनाए गए। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने फेडरेशन शब्द की जगह यूनियन को क्यों चुना। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारतीय राज्यों का ये संघ किसी आपस के समझौते यानी किसी अग्रीमेंट का नतीजा नहीं है, और इसीलिए किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का या सेसीड करने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक ऐसी इकाई है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भारत और अमेरिका की तुलना करना काफी दिलचस्प होगा। अमेरिका एक फेडरेशन है जिसे इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है। वहां राज्यों की सहमति के बिना उनकी सीमाएं नहीं बदली जा सकती। लेकिन भारत का मॉडल बिल्कुल अलग है। भारत को इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा देश तो अखंड है, पर इसके अंदर के राज्य स्थायी नहीं हैं। संविधान हमारे राज्यों के वजूद या उनके बाउंड्रीज की कोई फिक्स्ड गारंटी नहीं देता। दूसरा हिस्सा, पावर टू रीड्रॉ बॉर्डर्स। अब सवाल ये है कि जब राज्य टूट सकते हैं और उनकी सीमाएं बदल सकती हैं, तो इन डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स के नक्शे को फिर से बनाने की आखिर ताकत किसके पास है? यहाँ संविधान के दो बेहद जरूरी आर्टिकल सामने आते हैं। पहला है आर्टिकल 2। ये पार्लियामेंट यानी संसद को अधिकार देता है कि वो भारत के संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है जो पहले से इसका हिस्सा नहीं थे। जैसे अगर कोई नया क्षेत्र बाहर से भारत में जुड़ता है तो वो आर्टिकल 2 के तहत आएगा। बेसिकली ये देश के बाहरी नक्शे में इजाफा करने के बारे में है। लेकिन हमारे आंतरिक यानी इंटरनल बदलावों का जो असली इंजन है वो है आर्टिकल 3। ये आर्टिकल संसद को एग्जिस्टिंग राज्यों को तोड़कर नए राज्य बनाने, किसी राज्य का एरिया घटाने या बढ़ाने और यहाँ तक कि उनके नाम और बाउंड्रीज बदलने का पूरा अधिकार देता है। आर्टिकल 3 के जरिए संसद अपनी इच्छा के अनुसार भारत का आंतरिक नक्शा कभी भी फिर से खींच सकती है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो इसकी प्रोसेस है, जो कि बेहद आसान है। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, राष्ट्रपति इस बिल को पेश करने की सिफारिश करते हैं। दूसरा, जिस राज्य पर इसका असर पड़ने वाला है उसकी विधानसभा से उनकी राय मांगी जाती है। पर ध्यान दीजिएगा, ये राय नॉन बाइंडिंग होती है, यानी राष्ट्रपति या संसद उस राय को मानने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। और तीसरा स्टेप, संसद इस बिल को एक साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देती है। तो बॉटम लाइन क्या निकली? केंद्र सरकार राज्यों की सहमति के बिना ही उनकी सीमाएं बदल सकती है और इस प्रोसेस को फॉर्मली संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं माना जाता। तीसरा हिस्सा, द लिंग्विस्टिक स्टेट पजल। नियम तो हमने समझ लिए, लेकिन इतिहास में इनका इस्तेमाल काफी हंगामेदार रहा है, खास करके आज़ादी के तुरंत बाद वाले दौर में। तो चलिए देखते हैं कि 1947 में आज़ादी के वक्त भारत का नक्शा असल में दिखता कैसा था। देश में सीधे ब्रिटिश शासन वाले प्रांत थे और उनके अलावा लगभग 552 प्रिंसली स्टेट्स या रियासतें थीं। इन 552 रियासतों को एकजुट करना अपने आप में एक मॉन्यूमेंटल चैलेंज था। इनमें से 549 तो खुशी खुशी शामिल हो गई, लेकिन 3 ने शुरू में इनकार कर दिया।
हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हालांकि बाद में हैदराबाद को पुलिस एक्शन, जूनागढ़ को जनमत संग्रह या रेफरेंडम और कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए भारत का अटूट हिस्सा बना लिया गया। लेकिन रियासतों के मिलने के बाद भी ऐसा नहीं था कि शांति आ गई। दक्षिण भारत से भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग जोर पकड़ रही थी। 1948 में धर कमीशन बनाया गया, जिसने साफ कहा कि राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। उसी साल जेवीपी कमेटी ने भी भाषा को एज अ बेसिस रिजेक्ट कर दिया। पर मांग थमी नहीं। 1953 में पोटी श्रीरामुलु नाम के एक नेता ने 56 दिनों तक भूख हड़ताल की और उनका निधन हो गया। इस ट्रैजिक घटना ने इतना हिंसा और विरोध पैदा किया कि सरकार को आखिरकार मजबूर होकर तेलुगु बोलने वालों के लिए मद्रास प्रांत से अलग करके पहला भाषाई राज्य आंध्र स्टेट बनाना ही पड़ा। चौथा हिस्सा, द 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। आंध्र स्टेट के बनने ने जैसे एक चिंगारी का काम किया और पूरे देश में अलग अलग भाषा बोलने वालों ने नए राज्यों की मांग शुरू कर दी। देश भर से उठ रही इन मांगों को सुलझाने के लिए सरकार ने फजल अली कमीशन का गठन किया। इस कमीशन ने भाषा को राज्यों के गठन का एक आधार तो माना, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। उनका मानना था कि देश की एकता सर्वोपरि है। उन्होंने 4 प्रमुख फैक्टर्स तय किए जिन पर नक्शे का पुनर्गठन आधारित होना चाहिए: देश की एकता और सुरक्षा, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बातें और सबसे जरूरी लोगों का कल्याण। इन्हीं आधारों पर उन्होंने देश के नक्शे को फिर से बनाने की सिफारिश की। इस 1956 के रीऑर्गेनाइजेशन का असर अगर हम आंकड़ों में देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल साफ नजर आता है। 1950s के दौर में हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर काफी उलझा हुआ था, जहां देश 29 अलग अलग हिस्सों और कैटेगरीज में बटा था। लेकिन 1956 के स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने इस पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्लीन अप किया और देश को सिर्फ 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया। और आज वही आंकड़ा बढ़कर 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज तक पहुंच चुका है। 5वां हिस्सा, एवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न मैप। 1956 का ये एक्ट आखिरी पड़ाव नहीं था, बल्कि ये तो नक्शे के लगातार बदलाव की सिर्फ एक शुरुआत थी। पॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक डिमांड्स के चलते नए राज्य लगातार बनते रहे। 1960 में भाषा के आधार पर बॉम्बे राज्य का बंटवारा हुआ, जिससे महाराष्ट्र और गुजरात बने। फिर 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और वहां से हरियाणा एक नया राज्य बना, साथ ही चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। 1975 में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया जब सिक्किम, जो पहले एक प्रोटेक्टोरेट था, वो पूरी तरह से भारत का एक फुल स्टेट बन गया। इसके बाद साल 2000 में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से बटकर झारखंड का निर्माण किया गया। और हाँ, नक्शे में बदलाव का ये सिलसिला हमारे आधुनिक समय तक जारी है। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना और हाल ही में 2019 में एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक प्रशासनिक बदलाव देखा गया। जम्मू एंड कश्मीर, जो कि एक पूर्ण राज्य था, उसे बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इन सभी घटनाओं ने बार बार ये साबित किया है कि आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके संसद के पास नक्शे को परिवर्तित करने की आश्वस्त और पूर्ण शक्ति है। छठा और आखिरी हिस्सा, इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड एक्सचेंजेस। अब तक हमने देश के आंतरिक नक्शे की बात की, पर हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स का आखिरी क्या नियम है? सवाल ये है कि क्या संसद साधारण कानून के जरिए भारत का कोई हिस्सा किसी और देश को दे सकती है? इसका जवाब हमें 1960 के बेरूबारी यूनियन कंट्रोवर्सी में मिला। सरकार बेरूबारी यूनियन नाम के एक टेरिटरी को पाकिस्तान को सौंपना चाहती थी, जिसका काफी विरोध हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए क्लियर कर दिया कि आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके भारत का कोई भी हिस्सा किसी विदेशी राष्ट्र को सीड नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करना है तो उसके लिए प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान में संशोधन करना ही होगा। और इस सख्त नियम का सबसे बेहतरीन प्रैक्टिकल उदाहरण हमें 2015 में देखने को मिला। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमाओं को लेकर दशकों पुराना विवाद चल रहा था। दोनों देशों के कुछ एन्क्लेव्स यानी आबादी वाले छोटे छोटे क्षेत्र एक दूसरे की सीमा के अंदर फंसे हुए थे, बिल्कुल किसी पजल के पीसेस की तरह। इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को सुलझाने के लिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। इस ऐतिहासिक अग्रीमेंट के तहत भारत ने अपने 111 एन्क्लेव्स बांग्लादेश को दिए और वहां से 51 एन्क्लेव्स भारत में शामिल किए गए। ये पूरी प्रक्रिया संविधान के दायरे में रहकर पीसफुली पूरी की गई।
तो इन सभी तथ्यों और पूरे इतिहास को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। भारत का नक्शा सिर्फ एक ज्योग्राफी या भूगोल नहीं है, ये यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं का एक चलता फिरता लिविंग कैनवस है। संविधान ने इसे फ्लेक्सिबिलिटी दी है ताकि बदलते वक्त के साथ देश खुद को ढाल सके। पर अब एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या भारत का ये प्रेजेंट पॉलिटिकल मैप फाइनली कंप्लीट हो चुका है, या फिर इस इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन के इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स की सीमाएं आगे आने वाले वक्त में एक बार फिर नया आकार लेंगी? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ये एक ऐसा दिलचस्प सवाल है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।